आज मांग की लोच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार या इकाई से कम होती है? पहली वस्तु है एक मोटर कार। एक मोटर कार कुछ लोगों के लिए एक सुविधाजनक वस्तु होती है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये एक विलासिता वस्तु भी हो सकती है। इन दोनों वस्तुओं की स्थिति में मांग की जो लोच होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। इसका मतलब है, यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो यहाँ मांगे की मात्रा उससे अधिक परिवर्तित होती है। अब दूसरी वस्तु लेते हैं पिज्जा। पिज्जा भी जीवन के लिए कोई जरूरी वस्तु नहीं मानी जाती, इसलिए पिज्जा की यदि कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग को कम किया जा सकता है। इस तरह से पिज्जा की जो मांग की लोच होती है वो भी इकाई से अधिक लोचदार होती है। ज्वेलरी के संदर्भ में भी यही बात है। ज्वेलरी एक फैशन की और एक शौक की वस्तु मानी जाती है और इसकी कीमत में परिवर्तन होने पर इसकी मांग को कम या अधिक किया जा सकता है। इस तरह से ज्वेलरी की जो मांग की लोच होती है वो भी इकाई से अधिक लोचदार होती है। अब बात करते हैं चावल की। चावल जीवन के लिए एक अनिवार्य वस्तु मानी जाती है, इसलिए इसकी जो मांग की लोच होती है वो इकाई से कम लोचदार या बेलोचदार होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है स चावल। अगला प्रश्न है, मांग की कीमत लोच के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? पहला कथन है, कीमत के परिवर्तन के प्रति मांग की जो रेस्पॉन्सिवनेस की जो डिग्री है उसे मांग की लोच कहते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यह भी मांग की लोच की सही व्याख्या है। अगला कथन है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन से कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ये मांग की लोच को नहीं बताता है, क्योंकि मांग की लोच में कीमत में पहले परिवर्तन होता है जो कि एक स्वतंत्र चर है और इस पर निर्भर एक चर मांगी गई मात्रा में कीमत के बाद में परिवर्तन होता है और कीमत के कारण से परिवर्तन होता है। इस तरह से यहाँ पर स जो विकल्प है वो मांग की लोच की सही व्याख्या नहीं करता है। एक विकल्प है, मांग की जो कीमत लोच होती है वो एक संख्यात्मक माप को बताती है। मांग का नियम जहां पर मांगी गई मात्रा और कीमत के बीच में एक डायरेक्शनल संबंध को बताता है, एक गुणात्मक संबंध को बताता है, वहीं पे मांग की जो लोच होती है वो इन दोनों चरों के बीच में एक संख्यात्मक माप को बताते हैं। अगला प्रश्न है, जब मांग वक्र एक्स एक्सिस के समानांतर होता है तो ये किस मांग लोच को दिखाता है? मांग वक्र के एक्स एक्सिस के समानांतर होने का मतलब होता है कि यदि कीमत में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो इससे मांगी गई मात्रा में बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए यहाँ मांग की लोच अनंत मानी जाती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है स अनंत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रकार का मांग वक्र मांग की इकाई कीमत लोच को बताता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, एक आयताकार अतिप्रवलय मांग वक्र। यह मांग वक्र एक विशिष्ट प्रकार का मांग वक्र होता है जो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्पर्श नहीं करता। इस मांग वक्र की जो लोच होती है वो इकाई के समान होती है। वह इस कारण से होती है कि इस मांग वक्र के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए जाते हैं जो कि कुल व्यय को बताते हैं, इन सभी रेक्टेंगल्स का जो एरिया होता है वो समान होता है। कुल व्यय विधि हमें बताती है कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय समान होता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के समान होती है। इस तरह से विकल्प ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घटिया वस्तुओं के संबंध में मांग की आय लोच क्या होती है? घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी आय में वृद्धि होने पर उन वस्तुओं की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। यह तब होता है जब एक उपभोक्ता आय में वृद्धि से कुछ वस्तुओं को निम्न कोटि की समझने लगता है और उनको उच्च कोटि की वस्तुओं से रिप्लेस करता है। ऐसी स्थिति में जब आय में वृद्धि से मांगी गई मात्रा कम होती है तो मांग की जो आय लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, विलासिता वस्तुओं की मांग की कीमत लोच क्या होती है? विलासिता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अमीर वर्ग के द्वारा या जिन लोगों की आय अधिक होती है उनके द्वारा उपभोग की जाती हैं। ये वस्तुएं अनिवार्य वस्तुएं नहीं होती हैं, इनके उपभोग को टाला भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में कीमत में परिवर्तन होने से इन वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।
इस कारण से इन वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो इकाई से अधिक या लोचदार होती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोचदार। अगला प्रश्न है, जब कीमत में परिवर्तन से किसी वस्तु पर किया गया कुल व्यय समान रहता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? जैसा कि मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया है कि कुल व्यय विधि के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस पर किया गया कुल व्यय समान होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के समान होती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ब, इकाई के समान। अगला प्रश्न जो है मांग की बिंदु लोच के संबंध में है। मांग की बिंदु लोच के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला जो स्टेटमेंट है वह है, मांग वक्र के किसी बिंदु पर कीमत के सूक्ष्म परिवर्तन के प्रति मांग का क्या रेस्पॉन्स है, इसे मांग की बिंदु लोच कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के समान होती है। यह भी बिल्कुल सही व्याख्या है। तीसरा कथन है, मांग वक्र के मध्य बिंदु से ऊपर के मांग वक्र पर मांग की जो लोच होती है वो इकाई से कम होती है। ये मांग की लोच की सही व्याख्या नहीं है। किसी भी मांग वक्र के मध्य बिंदु के ऊपर मांग की लोच इकाई से कम न होकर इकाई से अधिक होती है और मध्य बिंदु के नीचे मांग की लोच इकाई से कम होती है। अगला कथन है, बिंदु लोच को मांग वक्र के निचले भाग में मांग वक्र के ऊपरी भाग से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है। ये मांग की बिंदु लोच का सही फॉर्मूला है। इस तरह से इस प्रश्न में स ऑप्शन मांग की बिंदु लोच की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए स ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिन वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक या बहुत कम होती है उनकी मांग की लोच क्या होती है? जिन वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक होती है उनका उपभोग उच्च आय वर्ग के द्वारा किया जाता है, जिनको कीमत बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। इस तरह से इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, अतः इनकी मांग की जो लोच होती है वो बेलोचदार होती है। इसी तरह से जिन वस्तुओं की कीमत बहुत कम होती है उसका भी मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह इनकी जो मांग की लोच होती है वो भी बेलोचदार होती है। अगला प्रश्न है, जिस बिंदु पर मांग वक्र एक्स एक्सिस को छूता है उस स्थिति में मांग की लोच क्या होती है? जहां मांग वक्र एक्स एक्सिस को छूता है उस बिंदु पर मांग की लोच शून्य होती है। अगला प्रश्न है, किन दशाओं में एक वस्तु की मांग लोचदार होती है, इकाई से अधिक होती है? पहला विकल्प है, यदि किसी वस्तु के बड़ी मात्रा में स्थानापन्न उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में यदि उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग जो है वो महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाती है। इस कारण इस प्रकार की वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो इकाई से अधिक होती है, लोचदार होती है। दूसरा विकल्प है, जिन वस्तुओं के एक से अधिक उपयोग होते हैं ऐसी वस्तुओं की स्थिति में भी यदि कीमत में कमी होती है तो इनकी मांग बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। जैसे विद्युत विद्युत के एक से अधिक उपयोग होते हैं और ये विद्युत की दर कम होने पर इसकी मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। तीसरा विकल्प है विलासिता वस्तुओं की स्थिति में। विलासिता वस्तुएं अनिवार्यताएं नहीं होती, यदि इनकी कीमत में वृद्धि होती है तो इनकी मांगी गई मात्रा को भविष्य के लिए टाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में इनकी जो मांग की लोच होती है वो इकाई से अधिक होती है। इसी तरह यदि एक व्यक्ति अपनी आय का किसी वस्तु पर महत्वपूर्ण भाग खर्च कर रहा है तो कीमत में परिवर्तन होने पर इसकी मांग में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। इस कारण से भी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इस तरह इस प्रश्न के सभी विकल्प मांग की इकाई से अधिक या लोचदार मांग को बताते हैं। अगला प्रश्न है, आय के परिवर्तन के कारण मांग की जो अनुक्रियाशीलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस तरह से कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की जो अनुक्रिया है उसे मांग की लोच कहते हैं, उसी तरह आय में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर ब विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किन वस्तुओं की स्थिति में मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है? इसका सही उत्तर है घटिया वस्तुओं की स्थिति में। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जब एक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और एक उपभोक्ता
उच्च कोटि की वस्तुओं से इसे रिप्लेस करता है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की आयलोज क्या होती है? अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं वे होती हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जैसे खाद्यान्न, दवाएं, नमक इत्यादि। ये वस्तुएं आय के शून्य स्तर पर भी इनकी एक न्यूनतम मांग की जाएगी और आय के बहुत अधिक स्तर पर इनकी मांग में कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। इस तरह से ये आय से संबंधित नहीं होती है। इस कारण इनकी जो मांग की आयलोच होती है वो शून्य होती है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु x की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से उससे संबंधित जो वस्तु y है उसकी मांग में कितना आनुपातिक परिवर्तन होता है? इस संबंध को मांग की तिरछी लोच कहा जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है ब, मांग की तिरछी लोच। दो संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं? एक वस्तु होती है स्थानापन्न वस्तु और दूसरी है पूरक या संयुक्त प्रयोग वाली वस्तु। अगला प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की तिरछी लोच क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पे काम में ली जाती हैं, जैसे चाय और कॉफी। एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहली वस्तु महंगी होने के कारण से दूसरी वस्तु तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाती है और उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस तरह से दो स्थानापन्न वस्तुओं में सीधा संबंध होने के कारण से इनकी जो मांग की तिरछी लोच होती है वो धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, पूरक या संयुक्त प्रयोग वाली जो वस्तुएं हैं उनकी मांग की तिरछी लोच क्या होती है? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ में काम में ली जाती हैं, जैसे गाड़ी और पेट्रोल। यदि इनमें से एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी। इस तरह इनमें एक ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। इस कारण पूरक वस्तुओं की जो मांग की तिरछी लोच होती है वो ऋणात्मक होती है।